हाफ ब्लड प्रिंस अध्याय 10 पुराना मकान। उस सप्ताह काढ़ों की क्लास में जहाँ भी हाफ ब्लड प्रिंस के निर्देश पुस्तकों से अलग होते थे, वहाँ हैरी प्रिंस के निर्देशों का पालन करता रहा। परिणाम ये हुआ कि चौथे दिन तक स्लगहॉर्न हैरी की काबिलियत का बखान करने लगे। वो कहने लगे, उन्होंने आज तक इतने प्रतिभाशाली विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया है। रॉन और हरमाइनी दोनों ही ये सुनकर खुश नहीं हुए। हालांकि हैरी ने उन दोनों के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि वो उसकी पुस्तक से देख लें, लेकिन रॉन को लिखाई समझने में मुश्किल आ रही थी। वो हैरी को इसे जोर से पढ़ने को नहीं कह सकता था, वरना स्लगहॉर्न को शक हो जाता। उधर हरमाइनी संकल्प के साथ आधिकारिक निर्देशों का पालन कर रही थी, और जब उनके कारण उसे हैरी से कमजोर परिणाम मिल रहे थे तो वो ज्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही थी। हैरी ने अजीब तरीके से सोचा कि हाफ ब्लड प्रिंस कौन हो सकता है। उन्हें इतना होमवर्क दिया जा रहा था कि वो पूरी उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण नहीं पढ़ सकता था। फिर भी उसने उलट पलट कर देख लिया था कि प्रिंस ने हर पेज पर अतिरिक्त नोट्स लिखे थे। ये अलग बात है कि कई निर्देश काढ़े बनाने से संबंधित नहीं थे। यहाँ वहाँ कुछ निर्देश मंत्रों की तरह लग रहे थे, जिन्हें प्रिंस ने खुद इजाद किया था। शनिवार की शाम को जब हैरी रॉन को गरुड़ द्वार के हॉल में ये निर्देश दिखा रहा था तो हरमाइनी चिढ़कर बोली, ये प्रिंस लड़की भी तो हो सकती है। मुझे लगता है उसकी लिखाई लड़के की बजाय किसी लड़की की दिखती है। हैरी ने कहा, हाफ ब्लड प्रिंस लिखा है, कोई लड़की प्रिंस कैसे हो सकती है? हरमाइनी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस त्योरियां चढ़ाई और अपने निबंध भौतिकीकरण के सिद्धांत को रॉन से दूर खींच लिया, जो इसे उल्टा करके पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हैरी ने अपनी घड़ी देखी, जल्दी से उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक अपने बैग में डाल ली। 8 बजने में 5 मिनट हैं, मुझे चलना चाहिए, वरना डंबलडोर के पास पहुंचने में देर हो जाएगी। ओह, गुड लक। हम लोग इंतजार करेंगे, हम जानना चाहते हैं वो तुम्हें क्या सिखाते हैं, हरमाइनी ने ऊपर देखते हुए कहा। रॉन ने कहा, उम्मीद है सब ठीक रहेगा। वो दोनों तस्वीर के छेद से हैरी को बाहर जाते हुए देखते रहे। हैरी वीरान गलियारे से गुजरा। हालांकि जब एक मोड़ पर प्रोफेसर ट्रिलोनी सामने आ गई तो वो जल्दी से मूर्ति के पीछे छुप गया। प्रोफेसर ट्रिलोनी चलते समय ताश के गंदे पत्तों की गड्डी से पत्ते निकालकर बुदबुदा रही थी। हुक्म की दुखी संघर्ष, हुक्म का सत्ता अपशगुन, हुक्म का दहला हिंसा, हुक्म का गुलाम एक सांवला युवक, शायद थोड़ा परेशान, जो सवाल पूछने वाले को नापसंद करता है। वो उस मूर्ति के पास रुक गईं, जिससे दूसरी ओर हैरी छुपा हुआ था। उन्होंने चिढ़कर कहा, ये सही नहीं हो सकता। फिर हैरी को उनके दोबारा चलने की आवाज आई। हालांकि वो अपने पीछे कुकिंग शेरी की बदबू छोड़ गई थी। हैरी ने तब तक इंतजार किया जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया कि वो चली गई हैं। फिर वो जल्दी जल्दी चलकर 7वीं मंजिल के गलियारे में उस जगह पहुंच गया जहां एक गारगोइल दीवार से टिक कर खड़ा था। एसिड पॉप्स, हैरी ने कहा। गारगोइल उछलकर एक तरफ हो गया। उसके पीछे की दीवार एक और सरक गई और घुमावदार पत्थर की स्वचलित सीढ़ी प्रकट हो गई, जिस पर हैरी खड़ा हो गया। हैरी ने दरवाजा खटखटाया। डंबलडोर की आवाज आई, अंदर आ जाओ। गुड इवनिंग सर, हैरी ने कहा। हेडमास्टर के ऑफिस में चला गया। ओह, गुड इवनिंग हैरी, बैठ जाओ, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है स्कूल में पहला सप्ताह मजेदार रहा होगा। हाँ सर, हैरी ने कहा। तुम्हारी व्यस्तता इसी बात से पता चलती है कि तुम्हें अब तक एक सजा मिल चुकी है। डंबलडोर ज्यादा सख्त नहीं दिख रहे थे। मैंने प्रोफेसर स्नैप से कह दिया है, तुम आज के बदले अगले शनिवार को उनकी सजा काट लोगे। ठीक है, हैरी ने कहा। उसके दिमाग में स्नैप की सजा से भी ज्यादा जरूरी मामले थे। उसने चोरी से चारों तरफ देखा ताकि अंदाजा लगा सके डंबलडोर उस शाम को क्या करने की योजना बना रहे हैं। गोलाकार ऑफिस हमेशा जैसा दिख रहा था। चांदी के नाजुक यंत्र जर्जर पायों वाली टेबलों पर खड़े खड़े धुआं उड़ा रहे थे और घर घर की आवाज कर रहे थे। पुराने हेडमास्टर और हेड मिस्ट्रेसेस अपनी तस्वीरों के फ्रेम में ऊँग रहे थे। डंबलडोर का शानदार मायापंछी ज्वाला दरवाजे के पास अपने अड्डे पर बैठकर हैरी को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे डंबलडोर ने द्वंद्व युद्ध के लिए जगह खाली की हो। डंबलडोर ने काम की बात करते हुए कहा, हैरी, मैं जानता हूँ तुम सोच रहे होगे मैंने क्या पढ़ाने की योजना बनाई है। हाँ सर। देखो, तुम जान चुके हो कि लॉर्ड वोल्डेमार्ट ने तुम्हें 15 साल से पहले मारने की कोशिश क्यों की थी।
इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हें कुछ और जानकारी देना ज़रूरी हो गया है। एक खामोशी छा गई। आपने पिछले टर्म के अंत में कहा था आप मुझे सब कुछ बताने वाले हैं, हैरी ने कहा। अपनी आवाज़ से दोषारोपण के पुट को दूर रखना मुश्किल था। बहरहाल उसने आगे जोड़ दिया, सर। डंबलडोर ने शांति से कहा, हाँ, मैंने ये किया भी है। मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता था। इसके आगे हम तथ्यों की ठोस नींव को छोड़कर अजीबो गरीब अंदाजों की भूल भुलैया में चलेंगे जो यादों के अस्पष्ट दलदल से निकलती है। हैरी, मैं यहाँ उतना गलत हो सकता हूँ जितना कि हम्फ्री ब्लेचर था, जिसे यकीन था कि चीज़ कढ़ाई का इस्तेमाल का वक्त आ चुका है। हैरी ने कहा, लेकिन आपको लगता है कि आप सही हैं? निश्चित रूप से मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन जैसा कि मैं पहले तुम्हारे सामने साबित कर चुका हूँ, हर आदमी की तरह मैं भी गलतियाँ करता हूँ। तो सच ये है कि मुझे ये कहने के लिए माफ़ करना कि अधिकांश लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान होने के कारण मेरी गलतियाँ ज़्यादा बड़ी होती हैं। सर, आप मुझे जो बताने जा रहे हैं, क्या वो भविष्यवाणी के बारे में है? क्या इससे मुझे ज़िंदा बचने में मदद मिलेगी? इसका भविष्यवाणी से बहुत लेना देना है, डंबलडोर ने इतने ही आराम से कहा जैसे हैरी अगले दिन के मौसम के बारे में सवाल पूछ रहा हो। और मुझे निश्चित रूप से आशा है कि तुम्हें इससे ज़िंदा बचने में मदद मिलेगी। डंबलडोर उठकर खड़े हो गए और डेस्क की कोने से निकलकर हैरी के पास से गुजरे। हैरी ने उत्सुकता से अपनी कुर्सी पर मुड़कर देखा। डंबलडोर दरवाजे के पास वाली अलमारी के पास झुक रहे थे। वो जाना पहचाना खोखला पात्र पकड़े थे। उन्होंने स्मृति पात्र को डेस्क पर हैरी के सामने रख दिया। तुम चिंतित दिख रहे हो? हैरी सचमुच स्मृति पात्र को थोड़े डर से देख रहा था। ये अजीब पात्र विचारों और यादों के संग्रह दिखाता था। इसके साथ हैरी के पुराने अनुभव ज्ञानवर्धक थे लेकिन असहज थे। जब उसने आखिरी बार इस पदार्थ को कुरेदा था तो वो जितना देखना चाहता था उससे कहीं ज़्यादा देख लिया था, लेकिन डंबलडोर मुस्कुरा रहे थे। इस बार तुम स्मृति पात्र में मेरे साथ जा रहे हो, और इससे भी असामान्य बात यह है कि हम अनुमति से जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, सर? हम बॉब ऑगडेन की याद के भीतर जा रहे हैं, डंबलडोर ने अपनी जेब से कांच की एक शीशी निकालते हुए कहा। बॉब ऑगडेन कौन था, सर? वो जादुई कानून पालन विभाग में था। कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन इससे पहले मैंने उसका पता लगाकर उसे ये याद देने के लिए राज़ी कर लिया था। हम उसके साथ एक यात्रा पर जा रहे हैं जो उसने अपने काम के सिलसिले में की थी। खड़े हो जाओ, हैरी। लेकिन डंबलडोर को कांच की शीशी का ढक्कन खोलने में मुश्किल आ रही थी। उनका घायल हाथ सख्त और दर्द में लग रहा था। ये काम मैं करूं, सर? कोई बात नहीं, हैरी। डंबलडोर ने अपनी छड़ी शीशी की तरफ की। उसका कॉर्क उड़कर बाहर चला गया। सर, आपके हाथ में चोट कैसे लगी? हैरी ने दोबारा पूछा। देखा, उंगलियां काली हो चुकी हैं। उंगलियों को वितृष्णा और करुणा के मिले जुले भाव से देखा। अभी उस कहानी को सुनाने का वक्त नहीं आया है, हैरी, अभी नहीं। अभी हमारा बॉब ऑगडेन के साथ अपॉइंटमेंट है। डंबलडोर ने शीशी के चांदी जैसे पदार्थ को स्मृति पात्र में उड़ेल दिया। ये जहाँ घुमड़ने और चमकने लगा, ये ना तो द्रव था ना ही गैस। पहले तुम। डंबलडोर ने पात्र की ओर इशारा किया। हैरी आगे की तरफ झुक गया। उसने गहरी सांस ली। अपना चेहरा चांदी जैसे पदार्थ में डाल दिया। उसके पैर ऑफिस के फर्श को छोड़ चुके थे। उसकी आंखें धूप की अभ्यस्त हो पाती इससे पहले ही डंबलडोर उसके पास आ गए। वो एक गांव की गली में खड़े थे जिसके दोनों तरफ ऊंची और बेतरतीब बागड़ थी। गर्मी का मौसम था, आसमान नीला था। उनसे लगभग 10 फुट आगे एक नाटा और मोटा आदमी खड़ा था जो बहुत मोटा चश्मा पहने था। चश्मे की वजह से उसकी आंखें किसी बिंदु जितनी छोटी दिख रही थीं। वो एक लकड़ी के साइन बोर्ड को पढ़ रहा था। हैरी जानता था यही आदमी ऑगडेन होगा, क्योंकि वो अकेला दिख रहा था और वो उस तरह के अजीब कपड़े पहने था जो अक्सर अनुभवहीन जादूगर मगलू दिखने की कोशिश में पहनते हैं। ऑगडेन तेजी से सड़क पर आगे चलने लगा। डंबलडोर और हैरी उसके पीछे चलने लगे। जिस दिशा से वो आए थे उस तरफ इशारा कर रहे निशान पर लिखा था ग्रेट हैंगल्टन 5 मील। जिस दिशा में ऑगडेन गया था उस दिशा में इशारा कर रहे निशान पर लिखा था लिटिल हैंगल्टन 1 मील। कुछ दूर तक चलने के बाद उन्हें बागड़, नीले आसमान, लहराते फ्रॉक कोट वाली आकृति के अलावा कुछ नजर नहीं आया।
अचानक सामने पूरी घाटी पर अप्रत्याशित नज़ारा दिखने लगा। एक गांव दिखा जो निश्चित रूप से लिटिल हैंगल्टन होगा। घाटी के पार दूसरी तरफ की पहाड़ी पर एक आकर्षक मकान बना था जिसके चारों तरफ मखमली हरियाली थी। तीखी ढलान के कारण ऑगडेन थोड़ी तेजी से उतर रहा था। डंबलडोर ने कदम तेज कर दिए। हैरी भागने लगा। उसने सोचा कि शायद उन्हें लिटिल हैंगल्टन तक जाना होगा। वो स्लगहॉर्न से मिलने गए थे। उसी रात की तरह उसने आज भी सोचा वो इतनी दूर वहाँ क्यों जा रहे हैं। जल्दी ही उसे पता चल गया कि उसने गलत अनुमान लगाया था कि वो लिटिल हैंगल्टन तक जा रहे हैं। गली दाहिनी तरफ घूमी। जब वो मोड़ पर मुड़े तो उन्होंने देखा कि ऑगडेन के फ्रॉक कोट का कोना बागड़ के एक बड़े छेद से गायब हो गया। डंबलडोर और हैरी उसके पीछे एक संकरी कच्ची पगडंडी पर चलने लगे। घुमावदार रास्ता पत्थरों से और गड्ढों से भरा हुआ था। पहले की ही तरह यहाँ ढलान थी। डंबलडोर और हैरी चलते चलते ऑगडेन के पीछे रुक गए क्योंकि वो ठहर गया था और उसने अपनी छड़ी निकाल ली थी। बादल विहीन आसमान के बावजूद सामने के पुराने पेड़ ठंडी छाया दे रहे थे और कुछ पल बाद ही हैरी को एक इमारत दिखी। उसे ये जगह घर बनाने के हिसाब से बहुत अजीब लगी। फिर ये निर्णय अजीब लगा कि पेड़ों को इतने करीब लगने दिया जाए जिससे सारी रोशनी छुप जाए और नीचे की घाटी का सुंदर नज़ारा न दिखे। उसने सोचा क्या इस घर में लोग रहते होंगे। दीवारें काईदार थी। छत के कबेलू गिर गए थे। लट्ठे दिख रहे थे। बिच्छू बूटी उगाई थी जिसके कोने उन छोटी खिड़कियों तक पहुंच रहे थे जो धूल की मोटी परत से ढकी थी। ऑगडेन धीरे से और हैरी को ऐसा लगा कि सावधानी से आगे चला। जैसे ही पेड़ों की गहरी छाया उस पर पड़ी वो दोबारा ठहर कर सामने वाले दरवाजे पर घूरने लगा जिस पर किसी ने एक मरे हुए सांप को कील से ठोक दिया था। एक ससराहट हुई। सबसे पास वाले पेड़ से एक फटेहाल आदमी कूद गया। वो ऑगडेन के सामने कूदा जो इतनी तेजी से पीछे उछला कि अपने फ्रॉक कोट के सिरे पर खड़ा हो गया, लड़खड़ा गया। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। उनके सामने खड़े आदमी के बाल इतने मोटे थे और उस पर इतनी धूल जमी थी कि उसके असली रंग का अंदाजा मुश्किल था। उसके कई दांत गायब थे। आंखें छोटी और काली थीं। वो विपरीत दिशाओं में घूर रही थी। बहरहाल वो हास्यास्पद नहीं बल्कि डरावना दिख रहा था। हैरी ऑगडेन को दोष नहीं दे सकता था कि बोलने से पहले वो कई कदम पीछे हट गया। गुड मॉर्निंग, मैं जादू मंत्रालय से आया हूँ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। ऑगडेन ने घबरा कर कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। हैरी को ऑगडेन मंदबुद्धि लगा। हैरी की राय में अजनबी अपनी बात बहुत स्पष्टता से कह रहा था, खास तौर पर जब वो अपने हाथ में छड़ी लहरा रहा था और दूसरे हाथ में छोटा और खून से लथपथ चाकू घुमा रहा था। डंबलडोर ने धीरे से कहा, मुझे यकीन है तुम उसकी बात समझ गए होगे हैरी। हैरी ने हैरानी से कहा, ऑगडेन क्यों नहीं समझा? लेकिन जैसे ही उसकी आंखें दरवाजे पर लटके मरे हुए सांप पर पड़ी वो अचानक समझ गया वो सर्प भाषा बोल रहा है। बहुत बढ़िया, डंबलडोर ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। फटेहाल आदमी अब एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में चाकू लेकर ऑगडेन की तरफ बढ़ा। अब देखो, ऑगडेन ने कहना शुरू किया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक धमाका हुआ। ऑगडेन जमीन पर गिर गया। उसके हाथ उसकी नाक पर थे। उसकी उंगलियों के बीच से एक बदबूदार पीला पदार्थ निकल रहा था। माफिन! एक तेज आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी मकान से तेजी से बाहर निकल गया। उसने निकलने के बाद दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया जिससे मरा हुआ सांप लहराने लगा। यह आदमी पहले वाले से ज्यादा नाटा था। उसका डील डॉल अजीब था। आंखें चमकीली भूरी, बाल छोटे उलझे हुए, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। कुल मिलाकर वो ताकतवर बूढ़े बंदर जैसा लग रहा था। बूढ़ा आदमी चाकू वाले आदमी के पास आकर रुक गया जो जमीन पर पड़े ऑगडेन को देखकर हंस रहा था। बूढ़े आदमी ने ऑगडेन को देखकर कहा, मंत्रालय है ना? सही है, और मुझे लगता है आप मिस्टर गॉन्ट होंगे। ऑगडेन ने गुस्से से चेहरा पोंछते हुए कहा। हाँ, गॉन्ट ने कहा, उसने आपके चेहरे पर मार दिया है ना? हाँ, आपको यहाँ आने के पहले सूचना देनी चाहिए। ये निजी जायदाद है। अगर यहाँ कोई जबरन घुसाता है तो मेरे बेटे को खुद को बचाने का पूरा अधिकार है। वो खुद को किससे बचा रहा है? घुसपैठियों से, आवारा लोगों से, मगलुओं और गंदगी से। ऑगडेन ने अपनी छड़ी नाक की तरफ की जिसमें से अब भी पीले पस जैसी चीज निकल रही थी। उसका प्रवाह रुक गया। मिस्टर गॉन्ट ने अपने मुंह के कोने से मार्फिन से कहा, घर के अंदर जाओ, बहस मत करो। इस बार हैरी सर्प भाषा के लिए तैयार था। हालांकि वो कहे गए शब्द समझ सकता था लेकिन वो जानता था कि ऑगडेन को सिर्फ हिस्स की आवाज सुनाई देगी। ऐसा लग रहा था कि मॉर्फिन ये बात नहीं मानना चाहता था लेकिन
जब उसके पिता ने उसे खतरनाक अंदाज में घूरा तो वो अपना इरादा बदल कर वहां से चला गया। अंदर जाने के बाद उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। सांप एक बार फिर झूलने लगा। मिस्टर गॉन्ट, मैं आपके बेटे से मिलने आया हूँ। वो मार्फिन था, है ना? हाँ, वो मार्फिन था। फिर उसने अचानक आक्रामक अंदाज में पूछा, क्या तुम्हारा खानदान शुद्ध खून वाला है? ऑगडेन ने ठंडेपन से कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑगडेन के प्रति हैरी का सम्मान बढ़ने लगा था। यह स्पष्ट था, इस बारे में गॉन्ट की भावनाएं अलग थी। उसने ऑगडेन के चेहरे को घूरा और निश्चित रूप से आहत करने वाले अंदाज में बुदबुदाया, अब मैं समझा, मैंने तुम्हारे जैसे थोबड़े गांव में देखे हैं। ऑगडेन ने कहा, अगर आपने अपने बेटे को गांव वालों पर छोड़ दिया है तो आपने ज़रूर देखे होंगे। शायद हमें अंदर चलकर बातचीत करनी चाहिए। अंदर? हाँ मिस्टर गॉन्ट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं मार्फिन के बारे में बात करने आया हूँ। हमने एक उल्लू भेजा था। गॉन्ट बोला, उल्लुओं का मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, मैं चिट्ठियाँ खोलता ही नहीं हूँ। तब तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते। क्या आपको मेरे यहाँ आने की जानकारी नहीं मिली? ऑगडेन ने खींचते हुए कहा। ठीक है ठीक है ठीक है, गॉन्ट गरजा, तो फिर उस नरक में चलो और इससे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। घर में 3 छोटे कमरे दिख रहे थे। 2 दरवाजे मुख्य कमरे से जाते थे। मुख्य कमरा किचन और लिविंग रूम का मिला जुला रूप था। मार्फिन धुआं निकालती आग के पास एक ठंडी कुर्सी पर बैठा हुआ था। एक जिंदा सांप अपनी मोटी उंगलियों के बीच मरोड़ कर सर्प भाषा में उससे कह रहा था, प्यारे छोटे सांप, फर्श पर फिसलो। मार्फिन के साथ अच्छे से रहना, वरना वो तुम्हें दरवाजे पर कील से टांग देगा। खुली खिड़की के पास वाले कोने से खड़खड़ की आवाज आई, जिससे हैरी को एहसास हुआ कमरे में कोई और भी था। एक लड़की थी जिसकी छनी हुई भूरी पोशाक उसके पीछे वाली गंदी दीवार के रंग की थी। वो एक गंदे काले स्टोव पर धुआं उड़ाते बर्तन के पास खड़ी थी। इसके ऊपर से गंदे दिख रहे बर्तनों और तश्तरियों के शेल्फ में इधर उधर हाथ डाल रही थी। उसके बाल रूखे और बेजान थे। उसकी आंखें उसके भाई की तरह विपरीत दिशाओं में देख रही थीं। वो दोनों पुरुषों से थोड़ी ज्यादा साफ दिख रही थी। हैरी ने सोचा, उसने इतना पराजित इंसान पहले कभी नहीं देखा है। मेरी बेटी मैरोपी है। जब ऑगडेन ने उसकी तरफ सवालिया निगाह डाली। गुड मॉर्निंग, ऑगडेन ने कहा। मैरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने पिता पर एक डरी हुई दृष्टि डालकर कमरे की तरफ पीठ घुमा ली, शेल्फ पर बर्तन जमाती रही। अच्छा मिस्टर गॉन्ट, ऑगडेन ने कहा, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे पास ये यकीन करने का कारण है कि आपके बेटे मॉर्फिन ने कल रात एक मगलू के सामने जादू किया था। एक कान फोड़ू धमाका हुआ, मैरोपी के हाथ से बर्तन गिर गया था। उसे उठाओ, गॉन्ट उस पर चिल्लाया। इस तरह उठा रही हो, किसी गंदे मगलू की तरह? तुम्हारी छड़ी किस लिए है, वाहियात गंदी लड़की? मिस्टर गॉन्ट प्लीज, ऑगडेन ने सदमे भरी आवाज में कहा। जब बर्तन उठाने के बाद मैरोपी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और हाथ से दोबारा बर्तन छूट गया। उसने कांपते हुए जेब से छड़ी निकाली, बर्तन की तरफ इशारा किया, जल्दी से मंत्र बुदबुदाया, जिससे बर्तन फर्श के पार जाकर सामने वाली दीवार से टकराया और 2 हिस्सों में टूट गया। मार्फिन पागलों की तरह खिलखिलाया। गॉन्ट चिल्लाया, इसे ठीक करो बेकार लड़की, इसे ठीक करो। मैरोपी लड़खड़ाती हुई कमरे के पार गई, लेकिन उसे अपनी छड़ी उठाने का समय मिल पाता इसके पहले ही ऑगडेन ने अपनी छड़ी उठाकर दृढ़ता से कहा, मरम्मतो। बर्तन तत्काल जुड़ गया। गॉन्ट को देखकर लगा कि जैसे वो ऑगडेन पर चिल्लाने वाला हो, लेकिन उसने अपना इरादा बदल लिया। इसके बजाय वो अपनी बेटी पर व्यंग करते हुए बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मंत्रालय का ये भला आदमी यहाँ मौजूद है ना? शायद वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाए, शायद उसे घटिया नकारा लोगों से दिक्कत ना होती हो। किसी की तरफ देखे बिना, ऑगडेन को धन्यवाद दिए बिना मैरोपी ने बर्तन उठाया, कांपते हुए हाथों से शेल्फ पर रख दिया। फिर वो बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। उसकी गंदी पीठ खिड़की और स्टोव के बीच की दीवार से टिकी हुई थी, जैसे वो पत्थर में धंसकर ओझल होना चाहती हो। मिस्टर गॉन्ट, जैसा मैंने कहा था, मेरे आने का कारण, मैंने पहली बार में तुम्हारी बात सुन ली थी, तो उससे क्या? मॉर्फिन ने उस मगलू को मजा चखा दिया, उससे क्या? ऑगडेन ने गंभीरता से कहा, मॉर्फिन ने जादूगरों का कानून तोड़ा है। मॉर्फिन ने जादूगरों का कानून तोड़ा है? गॉन्ट ने गाते हुए ऑगडेन की आवाज की नकल की। मॉर्फिन खिलखिलाया,
उसने एक गंदे मगलू को सबक सिखाया है। अब ये गैर कानूनी हो गया है ना? हाँ, ये गैर कानूनी है। ऑगडेन ने अपनी जेब से एक छोटा चर्म पत्र निकाला। ये क्या है, उसकी सजा? गॉन्ट ने कहा। उसकी आवाज गुस्से के कारण ऊंची हो गई थी। ये मंत्रालय में होने वाली सुनवाई का समन है। समन? तुम होते कौन हो? मैं जादुई कानून पालन दस्ते का प्रमुख हूँ, ऑगडेन ने कहा। और तुमने हमें गंदी नाली का कीड़ा समझा है? गॉन्ट चिल्लाया। उसने अपने सीने की तरफ गंदे पीले नाखून वाली उंगली से इशारा किया। हम कीड़े हैं जो भागते हुए मंत्रालय के बुलाने पर पहुंच जाएंगे? घटिया बदसात, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे लगता है मैं मिस्टर गॉन्ट से बात कर रहा हूँ, ऑगडेन ने सावधानी से कहा, लेकिन वो अपनी बात पर डटा रहा। ये सही है, गॉन्ट गरजा। एक पल के लिए हैरी को लगा गॉन्ट हाथ से कोई भद्दी मुद्रा बना रहा है। फिर उसे एहसास हुआ कि वो अपने काले पत्थर वाली भद्दी अंगूठी ऑगडेन को दिखा रहा था, जो उसने अपनी बीच वाली उंगली में पहनी थी। वो इसे ऑगडेन की आंखों के सामने लहरा रहा था। इसे देख रहे हो? इसे देख रहे हो? जानते हो ये क्या है? ये कहाँ से आया है? ये सदियों से हमारे परिवार में है। हमारा खानदान सदियों पुराना और शुद्ध खून वाला है। पता है मुझे इसके लिए कितनी रकम देने का प्रस्ताव रखा गया है? साथ ही पत्थर पर मढ़ा पेवरेल कोट ऑफ आर्म्स भी। मुझे पता नहीं। ऑगडेन ने पलकें झपकाई जब अंगूठी उसकी नाक के 1 इंच पास से निकली। और ये बात मुद्दे से हटकर है मिस्टर गॉन्ट। आपकी बेटे ने। गुस्से भरी चीख के साथ गॉन्ट अपनी बेटी की तरफ भागा। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि वो उसका गला दबाना चाहता है, क्योंकि उसका हाथ उसके गले की तरफ था। वो अगले पल गर्दन की सोने की चैन खींचकर उसे ऑगडेन की तरफ ला रहा था। इसे देख रहे हो? उसने ऑगडेन से गरजते हुए पूछा। उसकी तरफ सोने का एक भारी लॉकेट हिलाया, जबकि मैरोपी गला दबने के कारण सांस लेने के लिए छटपटाने लगी। मैं देख रहा हूँ, ऑगडेन ने जल्दी से कहा। नाग शक्ति का है, नागेश, नाग शक्ति का। हम उनके आखिरी जीवित वारिस हैं। तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है, बोलो? गॉन्ट ने चिल्लाकर कहा। मिस्टर गॉन्ट, आपकी बेटी, ऑगडेन ने दहशत में कहा, लेकिन तब तक गॉन्ट मेमोरी को छोड़ चुका था। वो लड़खड़ाती हुई दूर चली गई। तो गॉन्ट ने विजयी अंदाज में कहा, शुद्ध खून की कई पीढ़ियां, सभी जादूगर, मुझे यकीन है कि तुम अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकते। फिर उसने ऑगडेन के पास फर्श पर थूक दिया। मॉर्फिन फिर खिलखिलाया। मिस्टर गॉन्ट, मुझे लगता है इस मामले में आपके या मेरे पूर्वजों का कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर मॉर्फिन के कारण आया हूँ। मॉर्फिन और उस मंगलू के कारण जिसे मॉर्फिन ने कल रात को परेशान किया था। मॉर्फिन ने उस मंगलू पर मंत्र मारा था, जिससे उसे बेहद दर्दनाक फोड़े हो गए थे। मॉर्फिन ने किलकारी भरी। चुप रहो लड़के, गॉन्ट ने सर्प भाषा में गुर्राते हुए कहा। मॉर्फिन खामोश हो गया। और अगर उसने ऐसा किया तो इससे क्या? मुझे उम्मीद है तुमने उस मगलू का गंदा चेहरा साफ कर दिया होगा और उसकी याददाश्त सुधार दी होगी। असली बात ये नहीं है मिस्टर गॉन्ट, ये एक निहत्थे निर्दोष मगलू पर अनावश्यक हमला था। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था तुम मगलू प्रेमी हो, गॉन्ट ने व्यंग से कहा। फर्श पर दोबारा थूक दिया। इस तरह की बातों का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। आपकी बेटे का नजरिया स्पष्ट है, वो अपनी गलती पर अफसोस नहीं कर रहा है। उसने अपने चर्म पत्र को दोबारा देखा। मॉर्फिन 14 सितंबर को सुनवाई के लिए आएगा और आरोप का जवाब देगा। ऑगडेन बीच में ही रुक गया। घोड़ों की टापों और तेज हंसी की आवाजें खुली खिड़की से तैरती हुई अंदर आ रही थीं। गॉन्ट मूर्ति की तरह स्थिर हो गया और अपनी आंखें फाड़कर आवाजें सुनता रहा। मॉर्फिन ने फुफकारते हुए अपना मुंह उन आवाजों की तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर भूखा भाव था। मैरोपी ने सिर उठाया। हैरी ने देखा उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। हे भगवान, कितना बुरा मकान है। तुम्हारे डैडी इस खंडहर को गिरवाते क्यों नहीं हैं टॉम? एक लड़की की खिड़की से इतनी साफ आवाज सुनाई दी जैसे वो कमरे के पास खड़ी हो। ये हमारा नहीं है। घाटी के दूसरी तरफ की हर चीज हमारी है, लेकिन ये मकान बूढ़े गॉन्ट और उनकी संतानों का है। लड़का पागल है और तुम्हें वो कहानियां सुननी चाहिए जो गांव वाले उसके बारे में सुनाते हैं। लड़की हंसने लगी। टापों की आवाज तेज हो रही थी। मॉर्फिन अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश कर रहा था। उसके पिता ने सर्प भाषा में चेतावनी दी, अपनी जगह पर बैठे रहो।
टॉम। लड़की की आवाज़ दोबारा आई, स्पष्ट थी। वो लोग मकान के करीब आ चुके थे। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन क्या किसी ने उस दरवाजे पर कील से सांप लटका दिया है? ए भगवान, तुम सही कह रही हो, ये उसी लड़के का काम होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना, उसका दिमाग ठीक नहीं है। उधर मत देखो सेसिलिया डार्लिंग। हंसी की खनखनाहट और टापों की आवाज़ दूर हो गई। डार्लिंग। मार्फिन सर्प भाषा में बुदबुदाया अपनी बहन की तरफ देखने लगा। उसने उसे डार्लिंग कहा है, वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। मेरोपी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? ये क्या है? गॉन्ट ने तीखी आवाज में सर्प भाषा में पूछा। अपनी बेटी की तरफ देखा। तुमने क्या कहा मार्फिन? वो उस मगलू को पसंद करती है, मार्फिन ने दुष्टता से अपनी बहन की तरफ घूरते हुए कहा, जो दहशत में दिख रही थी। उसके गुजरते समय वो हमेशा बगीचे में रहती है और बागड़ से झांक कर उसे देखती है, और कल रात को उसके घर लौटने का इंतजार कर रही थी। गॉन्ट ने धीरे से कहा, एक मगलू को देखने के लिए खिड़की से बाहर झांक रही थी। लगता था गॉन्ट परिवार के तीनों सदस्य ऑगडेन को भूल गए थे। क्या ये सच है? गॉन्ट ने जहर बुझी आवाज में कहा और आतंकित लड़की की तरफ एक कदम बढ़ाया। मेरी बेटी नागेश नाग शक्ति के शुद्ध खानदान की वारिस गंदे घटिया खून वाले मगलू की दीवानी है? मेरोपी ने अपना सिर तेजी से हिलाया, दीवार पर दबाव डाला, लेकिन बोल कुछ नहीं पाई। लेकिन मैंने उसे मजा चखा दिया डैडी। मार्फिन खिलखिलाया। वो करीब से गया था तो मैंने उसे मजा चखा दिया। उसके चेहरे पर बहुत सारे फोड़े हो गए थे। उसके बाद वो उतना सुंदर नहीं दिख रहा था, है ना मेरोपी? गंदी नकारा खून की गद्दार। गॉन्ट गरजा। उसने संयम खो दिया। उसके हाथ उसकी बेटी की गले पर कस गए। हैरी और ऑगडेन दोनों ही एक साथ चीखे। नहीं! ऑगडेन अपनी छड़ी उठाकर चिल्लाया, रेलेशियो। गॉन्ट अपनी बेटी से दूर फेंका गया। गुस्से से गरजता हुआ मार्फिन अपनी कुर्सी से उछला, ऑगडेन की तरफ दौड़ पड़ा। वो खून से सना चाकू लहरा रहा था, अपनी छड़ी से हर तरफ मंत्र मार रहा था। ऑगडेन जान बचाकर भागा। डंबलडोर ने इशारा किया, उन्हें भी उनके पीछे चल देना चाहिए। हैरी ने आदेश का पालन किया। मेरोपी की चीखें उसके कानों में गूंजती रही। ऑगडेन सिर पर हाथ रखकर रास्ते पर तेजी से भागा। मुखी गली में पहुंच गया। वहां पर अखरोट जैसे लाल रंग वाले चमकदार घोड़े से टकरा गया, जिस पर काले बालों वाला बहुत आकर्षक युवक बैठा था। मुझे लगता है इतना काफी है हैरी, डंबलडोर ने कहा। उन्होंने हैरी की कोहनी पकड़कर उसे खींचा। अगले ही पल वो दोनों अंधेरे में उड़ने लगे। डंबलडोर के ऑफिस पहुंच गए, जहां धुंधलका हो चुका था। उस लड़की का क्या हुआ? हैरी ने तत्काल पूछा। जब डंबलडोर ने अपनी छड़ी लहराकर कुछ और लैंप जलाए, मेरोपी या उसका जो भी नाम था, ओह, वो बच गई, डंबलडोर ने कहा। अपनी डेस्क पर बैठकर हैरी को बैठने का इशारा किया। ऑगडेन अंतर्ध्यान होकर मंत्रालय पहुंचा। 15 मिनट में दल बल के साथ लौटा। मार्फिन और उसके पिता ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हार गए। इसके बाद उन्हें न्याय सभा में सजा मिली। मार्फिन पहले भी कई मगलुओं पर हमले कर चुका था। उसे 3 साल के लिए अस्कबान भेज दिया गया। मार्वोलो को 6 महीने की सजा मिली, क्योंकि उसने ऑगडेन के अलावा मंत्रालय के कई कर्मचारियों को घायल किया। मार्वोलो? हैरी ने हैरानी से दोहराया। सही कहा, मुझे देखकर खुशी हुई, तुम समझ गए। वो बूढ़ा आदमी? हाँ, वोल्डेमार्ट का नाना था, डंबलडोर ने कहा। मार्वोलो, उसका बेटा मार्फिन और उसकी बेटी मेरोपी गॉन्ट खानदान के आखिरी वारिस। गॉन्ट खानदान एक बहुत प्राचीन जादूगर खानदान था। इस खानदान में कई पीढ़ियों से अस्थिरता और हिंसा का इतिहास था। वो अपने कजिन्स में विवाह करते थे। समझदारी की कमी और शाही ठाट बाट के मुंह का मिला जुला परिणाम ये हुआ कि मार्वोलो के पैदा होने से कई पीढ़ी पहले परिवार की तिजोरी खाली हो गई। जैसा तुमने देखा, वो गंदगी और गरीबी में रह रहा था। उसका स्वभाव बहुत बुरा था। उसे बहुत घमंड था और उसके पास 2 पारिवारिक निशानियां बची थीं, जिन्हें वो अपने बेटे जितना और अपनी बेटी से ज़्यादा चाहता था। तो मेरोपी? हैरी ने अपनी कुर्सी पर आगे झुकते हुए और डंबलडोर की तरफ घूरते हुए कहा। तो मेरोपी, सर, इसका क्या मतलब है कि वो वोल्डेमार्ट की माँ थी? हाँ, डंबलडोर ने कहा, और इसके अलावा हमने वोल्डेमार्ट के पिता की झलक भी देखी। क्या तुम्हारा ध्यान उस तरफ गया? वो मगलू?
जिस पर मॉर्फिन ने हमला किया था? घोड़े पर बैठा आदमी? बहुत बढ़िया, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो टॉम रिडल सीनियर था, वो सुंदर मगलू जो घोड़े पर बैठकर गॉन्ट के परिवार के पास से निकलता था, जिसे मैरोपी गॉन्ट मन ही मन बहुत प्यार करती थी। और आखिर में उनकी शादी हो गई। हैरी ने अविश्वास के साथ कहा, क्योंकि वो कल्पना नहीं कर पा रहा था कि उन दोनों में प्रेम कैसे हो सकता था। डंबलडोर ने कहा, मुझे लगता है तुम भूल रहे हो, मैरोपी जादूगरनी थी। पिता की दहशत के कारण उसकी जादुई शक्तियां कमजोर पड़ गई होंगी, लेकिन जब मार्वोलो और मार्फिन अज़्काबान पहुंच गए तो जिंदगी में वो पहली बार स्वतंत्र हो गई होगी। उसने अपनी योग्यताओं के साथ न्याय किया होगा। उसने हताश जिंदगी से मुक्ति पाने की योजना बनाई होगी। क्या तुम सोच सकते हो मैरोपी ने कौन सा कदम उठाया होगा जिसकी वजह से टॉम रिडल अपनी मगलू प्रेमिका को भूलकर मैरोपी के प्यार में पागल हो गया? सम्मोहन, शाप या फिर प्रेम काढ़ा? बहुत बढ़िया। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है उसने प्रेम काढ़े का इस्तेमाल किया होगा। मुझे यकीन है इसका इस्तेमाल उसे ज़्यादा रोमांटिक लगा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके इस्तेमाल में कोई ख़ास मुश्किल आई होगी। किसी गर्म दिन रिडल अकेला घोड़े पर निकल रहा होगा। एक गिलास पानी के लिए उसे रोकना मुश्किल नहीं रहा होगा। चाहे जो हो, हमने जो दृश्य देखा था उसके कुछ महीने बाद लिटिल हिंगल्टन गांव में बहुत ज़बरदस्त स्कैंडल हो गया। तुम उस गपशप की कल्पना कर सकते हो जब जमींदार का बेटा गरीब की बेटी मैरोपी के साथ भाग गया। लेकिन गांव वालों का सदमा मार्वोलो के सदमे के आगे कुछ नहीं था। वो अज़्काबान से लौटा तो उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी डाइनिंग टेबल पर गर्म खाना तैयार करके उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बजाय उसे पूरे घर में 1 इंच धूल और उसकी अलविदा की चिट्ठी मिली, जिसमें उसने बता दिया कि उसने क्या किया है। जहाँ तक पता चला है, उसके बाद मार्वोलो ने अपनी बेटी के नाम या अस्तित्व का जिक्र तक नहीं किया। हो सकता है बेटी के भाग जाने के सदमे से, या फिर वो खाना बनाना नहीं सीख पाया होगा, उसकी जल्दी मौत हो गई। अज़्काबान ने मार्वोलो को बहुत कमज़ोर कर दिया था, इसलिए वो मार्फिन को लौटता देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाया। और मैरोपी, वो मर गई है ना? क्योंकि वोल्डेमॉर्ट तो अनाथालय में बड़ा हुआ था, है ना? हाँ, सचमुच। यहाँ हमें थोड़ा अंदाज़ा लगाना होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि घटनाओं का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा। देखो, भागकर शादी करने के कुछ महीने बाद टॉम रिडल लिटिल हिंगल्टन में अपनी जागीर में लौट आया था, लेकिन पत्नी साथ नहीं थी। आस पड़ोस में अफवाह फैल गई वो धोखा देने और फंसाने की बातें कर रहा था। मुझे लगता है उसका मतलब था कि उसने उस पर जादू किया था, जो अब उठ चुका था। हालांकि मुझे लगता है उसने इन शब्दों का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की होगी ताकि लोग उसे पागल न समझें। गांव वालों ने उसकी बातें सुनकर सोचा कि मैरोपी ने टॉम रिडल से झूठ बोलकर ये नाटक किया था कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए रिडल ने उससे शादी की थी। लेकिन उसे बच्चा तो हुआ था। हाँ, लेकिन शादी के 1 साल बाद टॉम रिडल उसे गर्भवती छोड़कर लौट आया था। क्या गड़बड़ हो गई थी? प्रेम काढ़े ने काम करना क्यों बंद कर दिया? हैरी ने पूछा। डंबलडोर ने कहा, एक बार फिर अंदाजा ही लगाया जा सकता है। मेरा मानना है मैरोपी अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि वो उसे जादू से अपना गुलाम बनाकर रखे। उसने शायद उसे काढ़ा देना बंद किया होगा। वो खुद उसकी दीवानी थी, इसलिए उसने सोचा होगा कि उसका पति भी अब उससे बच्चे के खातिर प्रेम करने लगेगा, बच्चे के खातिर रुक जाएगा। अगर ऐसा था तो उसके दोनों ही अंदाजे गलत थे। टॉम रिडल उसे छोड़कर आ गया, दोबारा उसे देखने तक नहीं गया। उसने ये तक पता लगाने का कष्ट नहीं किया कि उसके बेटे का क्या हुआ। बाहर का आसमान स्याही जितना काला हो चुका था। डंबलडोर के ऑफिस के लैंप अब पहले से ज्यादा तेजी से चमक रहे थे। हैरी, मुझे लगता है आज रात के लिए इतना काफी है। डंबलडोर ने 1-2 पल बाद कहा। हाँ सर। हैरी खड़ा हो गया, लेकिन उसने चलना शुरू नहीं किया। सर, क्या वोल्डेमॉर्ट के अतीत के बारे में ये सब जानना महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण। और क्या इसका भविष्यवाणी से कोई संबंध है? पूरा संबंध है। ठीक है, हैरी ने कहा। वो थोड़ी दुविधा में था, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली मिल गई। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके मन में एक और सवाल आया। सर, आपने मुझे जितना कुछ बताया है, क्या मैं रॉन और हरमाइनी को बता सकता हूँ? डंबलडोर एक पल तक उसकी तरफ देखकर सोचते रहे। हाँ, मुझे लगता है मिस्टर वीजली और मिस ग्रेंजर खुद को विश्वसनीय साबित कर चुके हैं, लेकिन हैरी, तुम उन्हें चेतावनी देना, ये बात वो किसी और को न बताएं। अगर ये बात चारों तरफ फैल जाए कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के रहस्यों के बारे में मैं कितना कुछ जानता हूँ या शक करता हूँ, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। नहीं सर,
मैं सिर्फ रॉन और हरमाइनी को ही बताऊंगा। गुड नाइट। दोबारा मुड़ा, दरवाजे तक पहुंच गया। तभी उसने एक चीज देखा। जर्जर पायों पर एक छोटी टेबल पर चांदी के बहुत से यंत्रों के बीच सोने की एक भद्दी अंगूठी रखी थी, जिसमें एक बड़ा चटका हुआ काला पत्थर था। सर, ये अंगूठी जब हम उस रात प्रोफेसर स्लगहॉर्न से मिलने गए थे तो आप इसे पहने थे। हाँ, मैं पहने हुए था। लेकिन क्या ये वही अंगूठी नहीं है जो मार्वोलो गाउंट ने ऑगडेन को दिखाई थी? वही है, वही है। लेकिन कैसे? क्या ये आपके पास हमेशा से है? नहीं, मुझे हाल में ही मिली है। दरअसल मैं तुम्हारे अंकल आंटी के यहाँ जब तुम्हें लेने गया था उसके कुछ दिन पहले, यानी उस रात के आसपास जब आपके हाथ में चोट लगी थी सर। हाँ हैरी, उसी समय के आसपास। हैरी झिझका। डंबलडोर मुस्कुरा रहे थे। सर, आपको चोट कैसे? बहुत देर हो चुकी है हैरी। मैं तुम्हें वो कहानी किसी दिन फिर सुनाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट सर।